आज की ई क्लास में हम बात करने वाले हैं लेबर कॉस्ट कंट्रोल की। जी हाँ स्टूडेंट्स, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के सारे टॉपिक्स पूरे करने के बाद आज हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट कंट्रोल की, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल और उससे पहले कॉस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन। ये कंप्लीट चैप्टर आपको मिलेगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप ज़रूर इसे गो थ्रू करें, लेकिन आज हम लेबर कॉस्ट कंट्रोल की बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक स्टोरी के साथ। यस स्टूडेंट, मेरे साथ बने रहिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर एंड मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा और चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। तो देखिए, इस लेबर कॉस्ट कंट्रोल के एक सिंपल इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो देखिए। व्हाट इज़ लेबर कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट कंट्रोल क्या है, लेबर कॉस्ट कंट्रोल का प्रोसेस क्या है और इसका ऑर्गेनाइजिंग किस तरह से होता है। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन को कवर करेगा। आज अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दो टॉपिक्स की, यानी लेबर कॉस्ट क्या है और लेबर कॉस्ट कंट्रोल क्या है। हमारे अगले वीडियो में मैं आपको कंटेंट दूंगी प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लेबर कॉस्ट कंट्रोल। फ़िलहाल लेबर कॉस्ट क्या है। तो गाइस, किसी भी कंपनी के लिए लेबर कॉस्ट क्या है, तो यहाँ एक सिंपल से डेफिनेशन मैं आपको देती हूँ। कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेमेंट जो कि एम्प्लॉई को किया गया है एम्प्लॉयर द्वारा, ये सारी कॉस्ट होती है लेबर कॉस्ट। यानी कोई भी कंपनी अपने लेबर्स को, अपने एम्प्लॉय को डायरेक्टली क्या क्या पेमेंट कर सकती है। देखिए, वेजेस एंड सैलरी जो कि डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है, जितना भी उसने काम किया है उसके बदले में हर दिन का, हर महीने का उसका कोई पेमेंट बनता है। ये वेजेस और सैलरी एक तरह से डायरेक्ट पेमेंट है। इनडायरेक्ट पेमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट पेमेंट मीन्स जैसे एम्प्लॉय को, लेबर को हेल्थ केयर की फैसिलिटी दे दी। मान लीजिए कभी वो बीमार हो गया, तो बीमार होने पर उसका हॉस्पिटल जाने का खर्चा, एम्प्लॉय का जितना भी हॉस्पिटल जाने का खर्चा है वो एम्प्लॉयर वहन करेगा। इसी तरह से उसे सिक डेज दिए जाते हैं, यदि वो बीमार हो गया तो उसे छुट्टी दी जाती है, वेकेशंस दिए जाते हैं, उसको किसी तरह का कोई बोनस दिया जाता है। डायरेक्ट बोनस कैश में दिया जा रहा है तो ये एक डायरेक्ट पेमेंट होगा। लेकिन यदि बोनस कुछ इस तरह से दिया जाता है, कुछ कूपन दे दिया, वेकेशन सेलिब्रेट करने को दे दिए, कुछ इस तरह की चीज़ें, ये सभी इनडायरेक्ट पेमेंट कहलाती है। यदि मज़दूर को कोई ओवर टाइम दिया जा रहा है, मान लो उसने 2 घंटे काम किया है और 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने पर उसे डबल पेमेंट किया जा रहा है, तो डायरेक्ट कैश में पेमेंट किया जा रहा है, तो ये एक डायरेक्ट पेमेंट कहलाएगा। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं जो बताती हैं कि लेबर कॉस्ट में क्या क्या आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं। फाइनली, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को या लेबर को जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पेमेंट किया जाता है वो सभी लेबर कॉस्ट कहलाता है। इवन यदि मैं कहूँ कि एम्प्लॉयर ने किसी तरह का कोई एक्सपेंडिचर किया है एम्प्लॉय को ट्रेंड करने के लिए, तो वो एक्सपेंडिचर भी इसी लेबर कॉस्ट में शामिल किया जाएगा। तो आई थिंक लेबर कॉस्ट को आप समझ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं लेबर कॉस्ट कंट्रोल क्या है। और लेबर कॉस्ट कंट्रोल को समझने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी रखती हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास 2 वर्कर्स हैं, एक रमेश और एक सुरेश। सुरेश जो है ये स्किल्ड लेबर है, यानी ये ट्रेंड है, इसे पता है किस तरह से काम किया जाना है। लेकिन रमेश जो है ये एक अनस्किल्ड लेबर है, किस तरह से काम किया जाना है ये इसे एग्जैक्टली नहीं पता है। लेकिन इसका पेमेंट 5,000 रुपये पर मंथ का है और इस स्किल्ड लेबर का पेमेंट 10,000 रुपये पर मंथ का है। सिंपली लेबर कॉस्ट कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो लेबर कॉस्ट कंट्रोल यानी किस तरह से हम लेबर को दिए जाने वाले कॉस्ट को, लेबर के लिए जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर जो रमेश का आउटपुट आ रहा है 55 यूनिट पर मंथ का और सुरेश का जो आउटपुट आ रहा है 100 यूनिट्स पर मंथ का। सीधे सीधे तौर पर देखने पर हमें रमेश
को ज़्यादा लगता है कि ये एक महीने में 55 यूनिट बना रहा है, यानी हम इस तरह के 2 लेबर अपॉइंट कर दें तो 2 लेबर मिलकर 110 यूनिट बना सकते हैं, जबकि यहाँ पर 10,000 रुपये देकर हम सुरेश से केवल 100 यूनिट बना पा रहे हैं। लेकिन गाइज मैं ये कहूँ कि सुरेश कंपनी ए में काम करता है और रमेश कंपनी बी में काम करता है। ऐसी स्थिति में कंपनी बी का प्रॉफिट कंपनी ए से कम हुआ। अब देखिए क्यों? क्योंकि जब एनालिसिस किया गया तो पता पड़ा कि रमेश जो एक अनस्किल्ड लेबर है, उसने 55 यूनिट हर महीने की बनाई तो है, लेकिन लगभग उसकी 15 यूनिट हमेशा वेस्टेज गई, उसका वेस्टेज ज़्यादा रहा, जबकि जो कि सुरेश एक स्किल्ड लेबर है, इसका वेस्टेज कम से कम रहा। इसकी 100 यूनिट्स पर मंथ में से लगभग हर यूनिट गुड यूनिट थी, यानी इजी टू सेल थी। तो ऐसी स्थिति में जब हम सुरेश का पर यूनिट कॉस्ट हम देखते हैं तो उसे 10,000 रुपये का पेमेंट किया जाता है और वो एक महीने में 100 यूनिट बनाता है, यानी एक यूनिट का उसका लेबर कॉस्ट है 100 रुपये। जबकि यहाँ हम रमेश की बात करें तो उसे 5,000 रुपये का पेमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन उसकी गुड यूनिट है 40, यानी इसके हिसाब से 125 रुपये का एक यूनिट का पेमेंट रमेश को किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमने लेबर कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। तो अब देखिए आगे क्या हुआ। कंपनी बी ने प्लान किया कि रमेश को ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो रमेश को ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग देने के बाद प्रॉपर उसे स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में आ गया। नाउ फाइनली धीरे धीरे उसने अपनी बैड यूनिट्स को सुधार कर फाइनली हर महीने 50 यूनिट वो गुड यूनिट्स देने लगा, यानी यहाँ पर वो एक स्किल्ड लेबर के तौर पर काम करने लग गया। अब हुआ क्या, जैसे जैसे रमेश स्किल्ड होता गया कंपनी बी ने उसे कोई फैसिलिटी नहीं दी, लेकिन कंपनी ए की स्थिति कुछ और थी। कंपनी ए में सुरेश को जैसे जैसे वो और स्किल्ड होता गया उसे मेडिकल फैसिलिटी दे दी गई, उसे पीएफ का लाभ दिया गया, उसे अदर बोनस दे दिए गए। तो यानी इस तरह की कई चीज़ें उसे दी जा रही थी। इस तरह से सुरेश पूरी तरह से सेटिस्फाइड था और उसने यहाँ पर अपना पर यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाकर अब 150 कर दिया। तो यहाँ पर इसका 150 यूनिट्स पर मंथ का प्रोडक्शन रहा, लेकिन धीरे धीरे रमेश को लगने लगा कि मेरी सैलरी तो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन मुझे किसी तरह का कोई बोनस नहीं मिल रहा है, किसी तरह का कोई प्लान नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में रमेश ने क्या किया, कंपनी को छोड़ दिया और वो दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गया। ऐसी स्थिति में कंपनी बी के पास फिर से एक नए एम्प्लॉय को लेना था, नए लेबर को लेना था और उसको फिर से अपना एक ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा करना था। ऐसी स्थिति में कंपनी बी की लेबर कॉस्ट फिर बढ़ गई। तो यानी यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि किस तरह से वर्कर्स को सेटिस्फाइड रखा जाए ताकि वो अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, हम लेबर से मैक्सिमम प्रोडक्शन को ले सकें। तो ये एक प्यारी सी स्टोरी मैंने आपके सामने रखी रमेश और सुरेश की। तो कंपनी ए की तरह बनिए जिसने अपने कॉस्ट को कंट्रोल किया, लेबर कॉस्ट को कंट्रोल किया। तो देखते हैं फाइनली लेबर कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग क्या है। तो लेबर कॉस्ट कंट्रोल डज नॉट मीन कि हम एम्प्लॉय को कम पेमेंट करें। यहाँ एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स ऑप्टिमम मैक्सिमम वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल द फैसिलिटीज़। उन्हें सारी फैसिलिटीज़ दी जाए और उस मज़दूर से, एम्प्लॉय से मैक्सिमम वर्क लिया जाए। इन शॉर्ट में हम कहेंगे मैक्सिमम आउटपुट विद द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द लेबर, यानी किस तरह से हम श्रमिकों को, लेबर्स को मैक्सिमम तौर पर सेटिस्फाई करते हुए उनसे हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। तो यही एक्चुअल में लेबर कॉस्ट कंट्रोल कहलाएगा, ना कि हम लेबर्स को कम पेमेंट करें और कम पेमेंट करने से वो छोड़ कर चले जाएं और हम अपनी लेबर कॉस्ट को इंक्रीज़ कर लें। तो गाइज फाइनली आई होप आपको इस लेबर कॉस्ट कंट्रोल के मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।
आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और अभी तक जो मेरे साथ बने हुए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे अच्छे कंटेंट हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए कि इस जर्नी में मैं डॉक्टर विनीता अरोड़ा आपके हमेशा साथ में बनी रहूँगी। अकाउंटिंग अड्डा को सब्सक्राइब करें। See you in next video. Thank you so much.